गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर हम लोगों ने रीम ऑफ द अर्थ पढ़ा था, जिसमें कि एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग एटमॉस्फेयर उसका एक पार्ट पढ़ेंगे डिटेल में, यानी जो हवा वाला इलाका है उसे हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर कहेंगे द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ, यानी अर्थ के किनारे जो एक हवा का घेरा है उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। जो चारों तरफ से हवा जो घिरी पड़ी है हमारे अर्थ के किनारे उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये इस एयर में क्या क्या होता है? इस एयर में आपको मिक्सचर ऑफ गैस है ना जी, कई सारी गैस होंगी जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है वगैरह वगैरह। इसके अलावा वाटर वेपर होंगे जो भाप बन के ऊपर जाता है, वो भी उसी एटमॉस्फेयर में है। डस्ट पार्टिकल होते हैं एंड स्मोक। आप लोगों ने जब सूरज की रोशनी कहीं से खिड़की से पड़ती है उस पर देखेंगे कुछ छोटा छोटा उड़ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड डस्ट पार्टिकल। ऐसे नहीं दिखता है, सूरज की रोशनी में वो नज़र आता है। वो सारा जो है हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ के जो किनारे जो पूरा हवा का घेरा है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हवा जो होती है अर्थ से जितनी ऊपर जाएंगे वो हल्की हवा होगी, और अर्थ के जितने नज़दीक रहेंगे हवा भारी होगी। भारी क्यों होती है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, डस्ट पार्टिकल होंगे, पोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से हवा भारी हो जाती है। ऊपर बिल्कुल हल्की हवा होती है, वो ऊपर रहती है। सो इसका यूज़ क्या है? एटमॉस्फेयर का यूज़ क्या? सबसे पहले ये बताइए कि जो एटमॉस्फेयर ऐसे हमारे चारों तरफ, ये अर्थ मैंने बनाया हुआ है, ये चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, नहीं पूरा एटमॉस्फेयर है। तो ये हवा है, कहीं भी उड़ के जा सकती है, तो ये उड़ के कहीं चली क्यों नहीं जाती यूनिवर्स में? क्यों जकड़ के पड़ी हुई है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द? ये अर्थ का जो हमारे ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पे है। व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स? हम साइंस में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट अभी मैं आपको एक अंदाज़ा बस समझने के लिए समझ लीजिए। ग्रेविटेशन फोर्स जिसके अंदर होता है उसका मतलब उसके अंदर खींचने की शक्ति, खींचने का पावर है, ताकत है। किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जैसे कि चुंबक जिसको कहते हैं मैग्नेट, मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है जैसे कि मैग्नेट। तो अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है, इसलिए ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से चिपका हुआ दूर नहीं जा पाता। तो ये एक आपसे पूछा जाए कि क्यों एटमॉस्फेयर उड़ के कहीं बाहर नहीं चला जाता, तो उसका ये आंसर है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बंधा हुआ है, जा नहीं सकता दूर। सो यूजफुलनेस, इसका यूज़ क्या है एटमॉस्फेयर का? सबसे पहले कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो इसी एटमॉस्फेयर में बना रहता है। कितना ऑक्सीजन रहता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रहना है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स वर्ल्ड में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, लेते हैं सांस, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इसी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है और लाइफ पॉसिबल है। इसके अलावा सन से एक ऐसी रेज निकलती है, किरण निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज एक रेज निकलती है, किरण होती है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे लिए। अगर वो रेज डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ जाए तो हमें कैंसर भी हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। तो उस जो कैंसर करने वाली जो किरण है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, उसको एटमॉस्फेयर रोक लेता अपने ही पास, अंदर नहीं आने देता हमारे तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर का। तीसरा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल है, इनके अंदर एक ख़ास बात है, ये लोग सूरज की रोशनी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है और प्लांट सर्वाइव करते हैं, हम सर्वाइव करते हैं। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब सूरज की गर्मी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेने को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।
अगर ये नहीं होता, सोचिए कि हीट ऑब्जॉर्ब नहीं होता, तो क्या होता, सारे हीट रिलीज हो जाते, रात में क्या होती, ठंड इतनी बढ़ जाती कि कंबल लेके सोना पड़ता रोज रात में। वही दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे एटमॉस्फेयर ने जो गर्मी को ऑब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा, वही रात भर काम चलता है। जैसे कि रात होती है, गर्मी होती है, और सुबह भोर होते होते हम चादर ओढ़ लेते हैं ना जी छत वत पे, क्यों? क्योंकि वो जो ट्रैप किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था गर्मी को, धीरे धीरे कम होता जा रहा, छूटता जा रहा, छूटता जा रहा। अगर 24 घंटा या 48 घंटे की रात होती तो शायद कंबल ओढ़ना पड़ जाता, या एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रात में बहुत ठंड बढ़ जाती। तो ये रीजंस हैं। आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है एटमॉस्फेयर का कि ये इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करके रखता है। इसके अलावा आप लोगों को हमने पढ़ाया था यूनिवर्स में कि मेटेरोइड्स जो होता है वो आसमान से गिरता है ना जी अर्थ की तरफ, तो वो पत्थर का टुकड़ा है, बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, वो अगर आके किसी के छत पे, किसी के सिर पे गिरेगा तो आदमी का क्या होगा, बहुत नुकसान हो सकता है, इवन जान भी जा सकती है। तो इसलिए वो जब रॉक आता है मेटियोर्स एटमॉस्फेयर में, तो इसी में घिस के ख़त्म हो जाता है, जल जाता है। एटमॉस्फेयर उसको फ्रिक्शन की वजह से, घिसने की वजह से वो जल के एटमॉस्फेयर में ख़त्म हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डायरेक्ट गिरता और हम पे असर होता उसका। तो एटमॉस्फेयर उस मेटियोर से बचाता है। इसके अलावा जो हम यहाँ बैठ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे, ये कैसे हो रहा है? टीवी हम देख रहे हैं, प्रोग्राम कहीं और चल रहा है, टीवी हम यहाँ बैठ के घरों में देख रहे हैं, रेडियो पे बातें इधर से उधर जा रही है, सब कैसे हो रहा है? ये सारा सिग्नल की वजह से हो रहा है, रेडियो सिग्नल। तो ये भी एटमॉस्फेयर से ही ट्रांसफ़र होके आता है, एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करता है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आपको वहाँ सुनाई दे रहा है, कोई बीच में वायर नहीं है। तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से है। तो ये है यूजफुलनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आइए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, कितनी है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, जो कि मोस्ट एबंडेंट गैस है, मोस्ट एबंडेंट गैस मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78%। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा जो गैसेज है वो है ऑक्सीजन, 21%। इसके अलावा 1% में बाकी की सारी गैसेज हैं, जैसे आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेज लाइक ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम 0.04%। ये है कंपोजिशन, यानी कि कौन सी गैस कितनी हमारे एनवायरनमेंट में होती है। ये अभी हम लोगों ने ये कंपोजिशन में पढ़ा। अब ये देखते हैं जो नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रोजन का फ़ायदा क्या है? इतनी सारी ज़्यादा गैस, 78% नाइट्रोजन किस काम का भाई, उसका क्या करें? ना सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं। लेकिन नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट एंड एनिमल के सर्वाइवल के लिए। जितने भी प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता ग्रो करने के लिए। हमने पढ़ा था साइंस में कि किस तरीके से जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके और ज़मीन में फिक्स करते हैं और वो फिर प्लांट्स को जाता है। डायरेक्ट प्लांट्स नहीं लेते नाइट्रोजन को, बट वो किसके थ्रू जाता है? मिट्टी के थ्रू, रूट के थ्रू होके चला जाता है। तो नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस है, नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव गैस। ये रिएक्शन इसका कम होता है, जलाएगा नहीं, ये बहुत ही मतलब रिएक्शन होता ही नहीं। अगर नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा नहीं होती और कहीं आग लग जाती और ऑक्सीजन 78% होता तो उस आग को बुझा नहीं पाते हम लोग, पूरी दुनिया जल जाती। तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा जो काम है कि वो आग को कंट्रोल में रखता है। वो किसी चीज़ को जो आग है, जलना जो है, आपको साइंस में बताया गया, वो भी एक रिएक्शन है ना जी, केमिकल, सॉरी वो एक रिएक्शन है। तो उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन का ज़्यादा होना ज़रूरी है। जैसे आप लोग ये चिप्स खाते हैं, वो चिप्स अंदर रखा हुआ पैकेट में और उसमें हवा होती है जिसकी वजह से वो सिलता नहीं है। जैसे पैकेट ओपन करते हैं, अभी रखा, 2 घंटे बाद चिप सिल गई। ऐसा क्यों? उसके अंदर कौन सी गैस होती है जो सिलने नहीं देती है? पैकेट खुलते ही वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से सिल गया। पैकेट जब तक बंद है उसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है जो कि रिएक्ट
नहीं करने देता और चिप सिलती नहीं है। तो ये नाइट्रोजन का फ़ायदा है। ऑक्सीजन का फ़ायदा ऑफकोर्स हम सब जानते हैं, हम सब लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन की वजह से हमारा जो एनर्जी है, फूड है, वो एनर्जी में चेंज होता है। हमारे लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से? प्लांट के ग्रो करने में कौन हेल्पफुल है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि प्लांट्स खाना बनाते हैं तो पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है, हम लोग भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, ये बाकी के जानवर प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, तो प्लांट्स को ग्रो करना ज़रूरी है ना। तो प्लांट्स जो अपना खाना बनाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी प्लांट्स के लिए। प्लांट्स इंपॉर्टेंट है तो हम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़। एंड बाकी जो गैसेज है, वेपर वगैरह हैं, सारी चीज़ें उसको बाद में देखेंगे, उनको अभी ज़रूरी नहीं है। अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर मतलब कि एटमॉस्फेयर कितने पार्ट में बटा हुआ है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेयर को हम लोगों ने 5 पार्ट में बांटा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसके बीच में भी एक नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस, पॉज नाम, उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे 5 स्ट्रक्चर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। तो जो थर्मोस्फेयर है इसकी जो थिकनेस है अप टू 11 किलोमीटर। कितना है? 11 किलोमीटर तक है। जितना हम इसमें ऊपर बढ़ेंगे, हमने पढ़ा हुआ है, जितना हम ऊपर बढ़ते हैं अर्थ से उतना टेम्परेचर कम होता जाता है। मतलब कि हर 1 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर हम ऊपर बढ़ेंगे ना हाइट में, हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर 2 किलोमीटर पे जाएंगे तो 13 किलोमीटर कम हो जाएगा, यानी कि अनदर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर और 3 किलोमीटर पे जाएंगे। अब अंदाज़ा लगाओ कि अभी यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस है, और 3 किलोमीटर बाद कितना कम हो जाएगा टेम्परेचर अगर ऊपर जाते हैं तो? 3 किलोमीटर का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी कि मान लो 3 किलोमीटर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी कि 3 किलोमीटर ऊंचाई पे हम चढ़ जाए यहाँ से, अभी यहाँ से, तो वहाँ का टेम्परेचर होगा 40 - 20 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 20 डिग्री। ठंड लगेगी, स्वेटर लेके जाना पड़ेगा, जैकेट। यही रीज़न है कि एवरेस्ट वगैरह पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा होता है। तो ये जो हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्सेस रेट। नॉर्मल लैप्सेस रेट मतलब हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक हुआ आपका ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये क्यों फ़ायदा क्या है? जितने भी वेदर फेनोमेना होते हैं, मतलब वेदर की एक्टिविटी सारी इसी में होती है। फॉर एग्जांपल क्लाउड, रेन, फॉग, ड्यू, विंड, सब इसी ट्रोपोस्फेयर में चलते हैं, इसी वाले पार्ट में। फॉग होना, विंड चलना, क्लाउड होना, रेन होना, सब इसी पे चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना जी। अगर क्लाउड ना हो, रेन ना हो, फॉग ना हो, मौसम ना बदले, तो फिर हमारे यहाँ खेती बाड़ी और हमारा सर्वाइवल सब मुश्किल पड़ जाएगा। तो सारा वेदर फेनोमेना इसमें चेंज होता है। तो ये एक याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, सारे वेदर फेनोमेना होते हैं, दैट्स इट। सेकेंड आ जाइए स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये अप टू 50 किलोमीटर इसकी हाइट है। यहाँ पे क्लाउड नहीं होगा, हार्डली, एकदम नहीं के बराबर या नहीं होगा, थोड़ा सा वाटर वेपर होगा, बट नॉर्मली क्लियर होगा, विंड नहीं चलेगी, हवा तेज इधर से उधर नहीं चलेगी। यानी कि ये वाला जो स्फीयर एकदम शांत रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रेटोस्फीयर शांत, क्योंकि यहाँ पे वेदर फेनोमेना नहीं होता, ना बारिश होगी, ना बादल होगा, ना तेज हवा चलेगी, ना तूफान आएगा, कुछ नहीं, ये एकदम शांत। ये उतना ही डिस्टर्ब है, बट ये भी काम का है हमारा। ये शांत होने की वजह से इसका क्या फ़ायदा है? जितने भी एरोप्लेन होती हैं वो सब इसी जोन में उड़ती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, ताकि स्ट्रेटोस्फेयर में, ताकि एरोप्लेन को कोई नुकसान ना हो।
बादल में या मौसम ख़राब होने की वजह से एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल आराम से उड़ती हैं, कोई क्लियर धूप होगी ना हवा होगा ना बादल, आराम से उड़े जा रहे हैं। ओके, इसके अलावा एक फ़ायदा और है स्ट्रेटोस्फेयर का। मैंने बताया कि एक अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि सूरज से निकलती हैं और हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। उसको कौन रोकता है? इस स्फेयर में लेयर में एक और गैस होती है जिसका नाम है ओजोन। उसका एक लेयर है पूरा एकदम चारों तरफ, इसी में पाया जाता है। वो ओजोन लेयर ही है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज को रोक लेता है, उसको हम तक नहीं पहुंचने देता। यानी इस स्फेयर का दो फंक्शन है, एक ये साफ होता है तो एरोप्लेन उड़ता है, दूसरा हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। अब आज ये तीसरा है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की हाइट लगभग 80 किलोमीटर होती है और यहाँ पे अचानक से सर्दी एकदम तेज, टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाए, मतलब ठंड बहुत बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि -85 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। जो हमारा फ्रीजर होता है उसका टेम्परेचर 20 से 30 के बीच में रहता है, माइनस में -20 to 30 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर का टेम्परेचर होता है, जिसमें कि हाथ डालो एकदम ठंड लगता है, बर्फ जम जाती है। यहाँ पे -85 डिग्री है मेसोस्फेयर में। तो ये एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट ये लेयर है, कौन सा? मेसोस्फेयर। इसका क्या फ़ायदा है भाई? जो मैंने बताया कि जो मेटियोर्स आते हैं, मेटेराइट आके घिस के एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, अर्थ तक नहीं पहुँचते हैं, जिससे कि हमें फ़ायदा होता है, वो इसी स्फेयर में होता है, इसी लेयर में, मेसोस्फेयर में। वो मेटेराइट आके इसी में जल के ख़त्म हो जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मेटियोर्स जल के ख़त्म हो गए। तीनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। चौथा है ये थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 500 किलोमीटर के करीब है और यहाँ पे अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हुआ था ना, ठंड बढ़ने लगी थी, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है और 1500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब आपको बता दूं 1500 डिग्री सेल्सियस कैसे होता है, प्लस में, ये माइनस नहीं है, ये -85 था। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होने लगता है, यानी कि जब आप चूल्हे पे पानी बॉईल कर उसमें उंगली आप नहीं रख सकते क्योंकि वो इतना गर्म होता है। वो कितना टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो 1500 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि उसमें आप कुछ भी लोहा लक्कड़ डालोगे सब गल गल के ख़त्म हो जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। इसमें आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। बस ये भी आप बाद में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, बस इतना जानो, थर्मोस्फेयर में इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। किसकी वजह से? आयोनाइज्ड पार्टिकल की वजह से, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल की वजह से। और आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मतलब समझ लो इलेक्ट्रिक होता है उसमें किसी तरीके का, जिससे कि इसमें ना रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। तो जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसा मैंने बताया, वो इसी लेयर से जाके टकरा के आते हैं। कैसे? इसमें जितने भी हम लोग क्या कहते हैं उसको, सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं, मैनमेड सैटेलाइट, वो जाके इसी में घूमता है सारा सैटेलाइट और वहीं से पूरा सिग्नल, हमारा रेडियो का सिग्नल, मोबाइल का सिग्नल, टीवी का सिग्नल, उसी से जाके वापस हर जगह टकरा के जाता है। तो इस लेयर की वजह से हमारा रेडियो सिग्नल पॉसिबल है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये रहा। एक्सोस्फेयर जो होता है सबसे बाहर वाले का, इसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये सबसे बाहर वाला है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है, यूनिवर्स में मिल जाता है। तो बस यही है स्ट्रक्चर। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एटमॉस्फेयर पढ़ा। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, थिन ब्लैंकेट, ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के फ़ायदे क्या वो हमने पढ़ा। उसके बाद कंपोजिशन पढ़ा है ना जी। कंपोजिशन मतलब कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, उसका फ़ायदा क्या, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, उसका क्या फ़ायदा है। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस, थर्मोस, एक्सोस्फेयर, इन सब का फ़ायदा क्या है, ये एकदम लाइन में लाइन अच्छे से नोट्स बना के याद कर लेना। कोई भी पॉइंट इसमें आपको समझ में नहीं आए, कोई इशू हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जब भी अगली क्लास होगी तो उसमें मैं आप लोगों को पर्टिकुलर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।